अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज 12 दिसंबर साल 2023 है। इस वक्त अदल की देवी शरीफ ख़ानदान पर मेहरबान नज़र आती है और इंसाफ की बारिश हो रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर आखिरी मुकदमा अल अजीज़िया रेफरेंस, उसमें भी साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है और अब लगता यही है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एक मामला जो कि ताहयात नाअहली का है वो भी सेटल हो जाएगा। और जब पाकिस्तान में इंतखाबात का शेड्यूल बाकायदा जारी किया जाएगा अगले 2 से 3 रोज़ में, उसके बाद अगले 7 दिन के अंदर अंदर मियाँ साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं। वो इलेक्शंस की दौड़ में मौजूद होंगे या नहीं होंगे, अब जो कराइन और शवाहिद हैं वो ये बताते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक पोटेंट कैंडिडेट के तौर पर इंतखाबात की दौड़ में मौजूद होंगे। आज जिस तरीके से पाकिस्तान के निज़ाम अदल के, निज़ाम इंसाफ और निज़ाम एहतसाब के कपड़े उतरे हैं, ये भी एक नई रस्म है जो हमारे यहाँ कायम हुई है। पाकिस्तान में इन इदारों को, इंसाफ के निज़ाम को, एहतसाब के निज़ाम को सियासी जमातों और सियासी लीडर्स को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से बहुत से शवाहिद मौजूद हैं। आज भी जिस तरीके से मियाँ साहब को बरी किया गया उसके ऊपर भी सवालात मौजूद हैं और असल इम्तिहान गालिबन आज से शुरू हुआ है। जो भी शख्स विक्टिमाइज़ हो रहा होता है वो इसके ऊपर ज़रूर सवाल उठाता है, लेकिन फिर जिसको इस तमाम निज़ाम में फेवर मिल रही होती है, इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसको रिलीफ मिल रहा होता है वो खामोशी इख्तियार कर लेता है और जिसको सज़ा दी जा रही होती है वो इसके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। पाकिस्तान ने इंतखाबात की तरफ बढ़ना है 8 फरवरी को। क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, अगर उनके साथ ये ज़्यादती हुई थी और जब अदालत में ये इदारे अपने केसेस वापस ले रहे हैं, तो क्या जिन लोगों ने झूठे मुकदमात बनाए थे और अगर वो वाकई झूठे मुकदमात थे तो उनका एहतसाब कब होगा? नैब का यही इदारा था। इस इदारे में उस वक्त कौन लोग मौजूद थे? उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की हुकूमत कौन था जो सज़ा सुनाने के लिए तुला हुआ था? हुकूमत जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ही थी। क्या उन लोगों को एहतसाब के कटहरे में लाया जाएगा? ये है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का असल इम्तिहान, क्योंकि अगर इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहना है तो फिर हम एक दायरे का सफ़र कर रहे हैं। ये एक विशस साइकिल है, इसने फिर घूमकर कभी शरीफ ख़ानदान का, कभी जरदारी ख़ानदान का और कभी इमरान खान का रुख करना है। और आज जो अदालती कार्रवाई है, जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है, निज़ाम एहतसाब है, उसने फिर एक सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर कल ये गलती कर रहा था, कल गलत बुनियादों पर किसी शख्स को सज़ा सुना रहा था, तो फिर आज साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ होने वाली अदालती कार्रवाई को किस तरीके से ये समझ लिया जाए कि वो मेरिट पर की जा रही है और 4-5 साल के बाद वो आपको रिवर्स होती हुई दिखाई नहीं देगी। बहुत ही अहम और बुनियादी सवालात हैं, ये आज के डिबेट एट 8 में शामिल होंगे। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो अदालती कत्ल केस जो सदारती रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँच चुका है, उसकी नशरियात आप देख चुके होंगे। इसके हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात होगी। गुज़श्ता रोज़ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के जो इंटरव्यू है उसकी बाज़गश्त अभी भी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान की मशावरत से 8 फरवरी की तारीख जो है उसका ऐलान कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि 8 फरवरी की तारीख अब पत्थर पर लकीर है, इलेक्शंस होने हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने इंटरव्यू में जो उन्होंने आसमा शिराजी साहबा को आज टीवी पर दिया और फिर आसिफ अली जरदारी साहब के इस बयान ने एक नई बहस छेड़ दी कि क्या उनका बेटा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब एक पेज पर नहीं है और पार्टी के अंदर भी राय मुनकसिम है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को इंतखाबात अगर नहीं होते तो उस सूरत में उसको कबूल कर लेगी। और ये बहस दोबारा से शुरू हो गई है कि क्या 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, एक वक्त जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर अमीर मुकाम साहब बर्फ़बारी की पेशगोई का कहकर 4 हफ्ते के लिए इलेक्शंस का डिले उसका मुतालबा कर रहे हैं कि 8 फरवरी को बर्फ़बारी की पेशगोई है, इलेक्शंस डिले कर दिए जाएं। दूसरी तरफ परवेज़ खटक साहब जो हैं इस मामले को लेकर पहुंच चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की बड़ी इत्तेहादी जमात JUIF पहले ही इलेक्शंस के हवाले से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और सर्दी के मामलात को लेकर सवालात उठा चुकी है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस क्यों कर मुमकिन हो पाएंगे। और फिर डेरा इस्माइल खान में जो आज हालात हुए आपके सामने है, पाकिस्तान की फोर्सेस के जवानों को शहीद किया गया, एक बड़ा दहशतगर्दी का हमला, फिर उसमें जो तफसीलात सामने आ रही हैं इसने 8 फरवरी के हवाले से बहुत सारे सवालात को जन्म दिया। लेकिन आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए वहाँ पर उन्होंने अपने वालिद साहब की गुफ्तगू को किस तरीके से उसकी वजाहत की वो भी ज़रा सुन लीजिए। 8 का इलेक्शन दिन है, उस पे जस्टिस फायज ईसा साहब ने खुद कहा था कि पत्थर में लिखा हुआ है, कुछ सवाल ना करे कि फरवरी 8 के आगे
इलेक्शंस हो सकते हैं। जहाँ तक सदर जरदारी का बयान था, मेरा ख्याल में अगर आप तफसील से उस इंटरव्यू को देखते हैं तो सदर जरदारी कह रहा था कि इलेक्शंस टाइम पे होंगे। जब उसको मज़ीद प्रेस किया गया, उसने आपका जो जवाब है वो दिया, और वो उसको आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ट्विटर पे, इसलिए वालिद साहब ये सोशल मीडिया का और जो ये नया तरीक़ेकार है उसमें इस तरीके से पेश किया जा रहा है। तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं क्लैरिफाई करूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जस्टिस फाइज ईसा पे 100% एतमाद करते हैं, और ख़ास तौर आज के बाद जो ये सिलसिला चलता आ रहा है, तो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने वाज़े तौर पे, ताकि कहीं कोने में कन्फ्यूजन ना हो कि फरवरी 8 पे पत्थर में लिखा हुआ है, कोई इस पे बात भी ना करे, इलेक्शंस होंगे। अगर मुझे अब दिलचस्प बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब फरमाते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। जबकि आइन की तशरीह की जाए तो पता चलता है कि ये काम के इलेक्शंस की तारीख देना ये सदर मुमलिकत का है। अब इस सारे जो मंजरनामा डेवलप हुआ है उसमें जो गुज़श्ता रोज़ का इंटरव्यू है वो इस हवाले से भी बड़ा दिलचस्प है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने ही बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी, जो एक के बाद एक वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं और वहाँ पर वो खिताब के दौरान ख़ुद को पिच करते हैं एज प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, और वो ये कहते हैं कि बुज़ुर्गों को सियासत से रिटायर होना चाहिए, पुराना तर्ज सियासत छोड़ देना चाहिए, और मैं अगर मुंतखब होता हूँ तो आपके मसाइल ऐसे हल करूँगा, वैसे हल करूँगा। वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट के तौर पर पिच कर रहे हैं, और उनके वालिद साहब ये फरमाते हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हुए तो वो मैं भी हो सकता हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी हो सकते हैं, और खुर्शीद शाह भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी जो है उसकी क़यादत, मरकज़ी क़यादत को भी एक सफ़े पर आने की ज़रूरत है। इन तमाम सवालात के साथ आज की डिबेट एट 8 का स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ मुस्लिम लीग नवाज से राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, मारूफ कानूनदान जनाब अजहर सदीक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा जनाब शर्मिला फारूकी साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। आगाज़ राना एहसान अफजल साहब से करेंगे। राना साहब, एक के बाद एक मुकदमा ख़त्म हो गया, मियाँ साहब के रास्ते के पत्थर हटते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो ज़ीरो रिस्क वाली बात थी वो तो दुरुस्त साबित हुई, मियाँ साहब आ गए, ताहियात नाअहली भी लगता है कि ख़त्म हो जाएगी। आप बतौर पार्टी मेंबर आप ये क्या समझते हैं कि जो मियाँ साहब का केसेस का ख़त्म होने का तरीक़ाकार है उसके ऊपर बहुत सारे लोग एतराज़ उठा रहे हैं कि नहीं जनाब, उनको बाइज़्ज़त बरी नहीं किया गया, नैब ने तो खड़ा ही नहीं हुआ अपने मुकदमात पे, तो ये कहीं और केस फिक्सिंग हो गई थी, इस वजह से ये सब कुछ ख़त्म हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सच आखिर में सुरखरू होता है, और मियाँ साहब सुरखरू हुए हैं। जो साजिशें रची गई 2016, 17, 18 के अंदर, जहां जुडिशल एक्टिविज्म भी जो है वो इस्तेमाल में लाया गया, उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट का भी आशीर्वाद था, प्लानिंग थी, और एक जमात को नाफिज किया गया। उससे पहले मियाँ साहब को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया, उनसे वजारत उज़्मा ना सिर्फ छीनी गई, उनसे पार्टी की सदारत भी छीन दी, और फिर जो डीरेलमेंट उसके बाद हुई, आज पूरी कौम वो भुगत रही है, मुल्क को नुकसान हुआ, और ये पहली दफ़ा नहीं मियाँ नवाज शरीफ के साथ हुआ, पहले भी हुआ। तो आज अगर वो जो बोगस केसेस बनाए गए, जिनकी कोई शवाहिद नहीं थे, कोई एविडेंस नहीं थी, और इस वजह से, इस बुनियाद पे उनको बरियत मिली, तो मैं समझता हूँ कि देर से मिली, नुकसान हुआ उसका, ना सिर्फ मियाँ साहब को नुकसान हुआ, पूरे मुल्क को उस चीज़ का नुकसान हुआ, और पाकिस्तान में जो अकाउंटेबिलिटी है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल उठता है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो सियासतदानों की, और ख़ास करके जो वजारत उज़्मा के ओहदे पे रह चुके हैं या सीनियर लीडर्स हैं, कि उनको टारगेट किया जाता है उस वक्त कि उनको रस्ते से हटा दिया जाए और कोई प्लान या कोई एजेंडा नाफिज कर दिया जाए, और इससे मुल्क को भरपूर तौर पे नुकसान हुआ। तो ये दोहराना नहीं चाहिए, और इसके ऊपर मैं समझता हूँ भी बड़ा काम होने को बाकी है। जो हुकूमत आगे आएगी, जो भी आएगी, ऑपोजिशन भी जो हो, सबका फर्ज है कि एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम नाफिज किया जाए जो सबके लिए काबिल कबूल हो, और जिसमें ये जो विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट है वो ना हो। हमने कोशिश की 16 महीने में कि जो नैब के काले कानून थे उनको हम न्यूट्रलाइज करें, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और आला जो बना हुआ था नैब,
वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल ना हो। नहीं, तो एहतसाब की बात आपके लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करते हैं, फिर छोटे भाई शहबाज शरीफ जहाज लेकर लंदन पहुंच जाते हैं, उनको मना करते हैं कि ये बात ना कहें, फिर आप लोग कह देते हैं कि मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, और उसके बाद जब वापस आते हैं फिर कभी आप एहतसाब की बात करते हैं, कभी आप हट जाते हैं। आप एग्जैक्टली आप डिसाइड तो करेंगे, आपने जिन लोगों ने अगर ये काम किया था और गलत किया था तो फिर उनको सजा दी जाए, ताकि ये सिलसिला जारी ना रहे, आइंदा किसी के साथ ना हो। अब बात यह है कि एहतसाब की बात तो मियाँ साहब हमेशा करते हैं, आगे भी हम करेंगे। एहतसाब के निज़ाम के ऊपर मैंने पहली रोशनी डाली कि एहतसाब का निज़ाम पाकिस्तान में जुडिशरी बॉटम 10 के अंदर है, और एहतसाब ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जो सारों के लिए काबिल कबूल हो, जिसको सब माने। तो वो क्या एहतसाब जो कोई माने ही ना, और जो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो फिर हम तो कह रहे हैं कि एहतसाब होना चाहिए है उन लोगों का जो लोग इस तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं, लेकिन उसके लिए वो खाली एक जमात या एक हुकूमत जिसके साथ बाकी जमातें ना मिले, वो उसके लिए मुमकिन नहीं है। इसके लिए तो सारों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एक निज़ाम कंसेंसस से बनाना होगा जिसके ऊपर सब लोग एग्री करें। तो हम तो इसके लिए तैयार हैं, और हम समझते हैं, मैंने कहा जैसे, कि अगली जो भी हुकूमत आएगी, जो भी ऑपोजिशन आएगी, सबका फर्ज है कि उस निज़ाम के लिए जहां अकाउंटेबिलिटी हो, ना सिर्फ सियासतदान की हो, ब्यूरोक्रेट की हो, और सब लोगों की हो, जो जिसके ऊपर आइन तोड़ने के इल्जामात होते हैं, सबका हो एहतसाब, लेकिन वो सारे मिलके बनाए उस निज़ाम को और वो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। सही, मैं आपके पास वापस आता हूं। अजहर सिद्दीक साहब, केसेस बोगस थे या प्रोसिक्यूशन और तहकीकात तो बोगस थी, या प्रायोरिटीज तब्दील हो गई हैं? मियां साहब का एक्विटल, आपका क्या तबसरा है? बहुत शुक्रिया। निज़ाम इंसाफ पर तो बहुत सवाल उठ गए हैं। मैं वो वाहिद शख्स था जो कहता था कि नैब का इदारा रहना चाहिए, एंटी करप्शन का निज़ाम रहना चाहिए। आज मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में नैब का निज़ाम, एंटी करप्शन का निज़ाम हमेशा के लिए दफन हो गया है। करप्शन को जो लीगलाइज करने की बातें, ये मैं आप तारीख की बात बताने लगा हूं। 2016 में जब पनामा का केस आया तो सबसे पहले मैंने नैब में दरखास्त दी कि एविडेंस ये सारी मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट में मामला चला, सिंगल जज से डीबी के पास गया, सितंबर में फुल बेंच बना, फिर नवंबर में इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप किया था। वहां गेट के ऊपर एक लांस नायक रिटायर्ड मुझे मिले, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वो कहने लगे, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ आपको जी, कि अपना शादियाने ना बचाओ, खुश ना हो। ये नवाज शरीफ को बचाने की साजिश शुरू। मैं समझा नहीं, मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो सारा कुछ सबूत आ गया सामने। तो आज उनकी बात पेशन गोई की हुई थी, वो सच साबित हो गई। तारीखी तौर पर अगर आप देखें, सियासी जमातों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का देखिए कितनी शहादतें उस खानदान की, कितनी कुर्बानियां हैं, और जमहूरी जमात है। और बिलावल भुट्टो मैं समझता आने वाले दौर में बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। इमरान खान की आप देखें कितनी कुर्बानियां हैं, तो कितने, यानी वजीराबाद में क्या हुआ, लिबर्टी में क्या हुआ। और एक ऐसा लीडर है कि जो जिसको बदल भी कहते रहे, उसको ले जाते हैं वापस ले आते हैं, ले जाते हैं वापस ले जाते हैं, निजाम जब उसकी तरफ बिक जाता है, प्लेटों में रख के एक एक चीज दी जाती है, तो सवाल तो उठेंगे। मैं आपके प्रोग्राम में ऐलान करने लगा हूं, ये जो आज फैसला हुआ है यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन 2005 की नफी, यानी एक बड़ी वाली बात है। एवनफील्ड की जायदादें मौजूद हैं, मनी ट्रेल नहीं है, ना इनकम टैक्स की रिटर्नों में, ना वेल्थ स्टेटों में, ना बाप बेटा दादा किसी में नहीं है। अल-अजीजिया कतरी खैत याद होना चाहिए आप लोगों को, खच्चरों घोड़ों पे गया था ये सारा कुछ निजाम। और तारीखी तो बताने लगा हूं ना, ये इन्होंने कुछ नहीं करना किसी के खिलाफ। क्यों नहीं करना, वो प्लान सारा खुद चुका हुआ है। इमरान खान की हुकूमत आई थी 2018 में, याद होगा आप लोगों को। ख्वाजा आसिफ कहते थे अप्रैल 2019 में हमसे राब्ता हो गया। मैं तारीखी बात बता रहा हूँ। फिर एक जगह कहा गया कि जनरल बाजवा साहब ने कहा कि जो है ना ये जीआईटी तब्दील कर दी जाए। जीआईटी के क्या इल्जाम लगता रहे, 17 कंपनियां थी, 17 कंपनियों में से सिर्फ एक जान के निकाला गया एवनफील्ड का, बाकी कंपनियों का डाटा कहाँ है आज तक डिटेल में? नहीं, तो बारे सबूत जो है वो बारे सबूत तो नैब के ऊपर था कि वो साबित कर। ना, यही तो एक फर्क है। जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, आपके बच्चे जायदाद बनाए या ये सारे लोग जायदाद बनाए, 95% नवाज शरीफ बेनिफिशियरी है उसमें से।
अल अजीजिया में ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं। और ये भी याद रखिएगा, ये वो केस था जिसपे मेरिट में आज तक सजा सस्पेंड नहीं हुई। ये अल अजीजिया एवन फील्ड में जो मेडिकल बुनियाद जमानत हो गई थी ना, इसमें मेडिकल बुनियादों पर जमानत हुई थी। और बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको याद है नवाज शरीफ लिख के देते कि मैं लिख के देता हूं, आप चले जाए 2 साल पहले मरियम क्या कहती थी, कहां गया वो अरशद मलिक? इस केस में अरशद मलिक पे इल्जाम लगाए थे ना उन्होंने, अरशद मलिक की वीडियो चलाई थी, वो कहां है? क्यों पीछे हट के उसमें से साबित करते आ जाए वीडियो लगाकर सारे कि ये सारा कुछ है? क्यों? इसका मतलब है ये सारा कुछ प्लांटेड था, नजर आ रहा है सारे निजाम को। और मैं बड़ा खुश होता हूँ, मुझे इल्जाम लगा रहे हैं उस पर। आज क्या हो रहा है भाई? आज नैब क्या कर रहा है? आज नैब को देखिए सिस्टम ने कैसे फैसिलिटेट किया इनको। सही। इनके आने से पहले चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान इनका लगाया हुआ था, इनकी गवर्नमेंट ने लगाया 17 महीने। जो ये लोग रहे वो बदल दिया गया। सही। मुझे ज़रा शर्मिला फारूकी साहबा का टेक लेने दें। शर्मिला फारूकी साहबा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बहुत से जितने भी तकरीबन सियासतदान हैं, हर शख्स को अदालती और एहतसाब के मामले का सामना रहा है, और इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को भी मुख्तलिफ़ मुकदमात का सामना है। जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ़ है और निज़ाम एहतसाब है, ये आज की जजमेंट के बाद आप क्या समझती हैं कि क्या वक़्त रह गई है, या किस तरीके से एक आदमी ट्रस्ट करे कि आसिफ अली जरदारी साहब ने 11 साल और 6 माह गालिबन के जेल काटी, उनको कोई सज़ा नहीं हुई, नवाज शरीफ साहब को हटा दिया गया, बरतरफ कर दिया गया, या उनको छोड़ना पड़ा, या फिर उनके ऊपर फिर पाबंदियां लग गई और फिर उनको पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। इस सारे मामले में आज हम किस तरीके से ट्रस्ट करें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो दुरुस्त हैं? शर्मिला फारूकी साहब, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? जी नकवी साहब, देखिए बात यह है कि इस मुल्क के अंदर जो अदालती निज़ाम है उसने कुछ अदवार में लोगों को मायूस भी किया है। अगर आप शहीद भुट्टो का मुकदमा ले लें तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला उठाया है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो अपने ऊपर जो एक बदनुमा लगा हुआ दाग है उसको दुरुस्त कर सकें, और ये आइंदा आने वाले दिनों के लिए एक प्रेसिडेंट कायम होगा। आसिफ अली जरदारी साहब का जहां तक ताल्लुक है तो उनको किसी भी कोर्ट से कभी सजा नहीं हुई, उनके मुकदमा चलते रहे, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से इवेंचुअली उनको बरी कर दिया गया। हालांकि पीएमएलएन की हुकूमत जब थी, मियां साहब ने पूरा जोर लगा लिया कि दुनिया भर से कोई एविडेंस ला के अदालत के सामने रखें, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए। बहुत कौम का पैसा खर्च हुआ। जहां तक मियां साहब का ताल्लुक है, मियां साहब को सजा हुई, सही हुई गलत हुई मैं इस पर डिबेट नहीं करूंगी, क्योंकि जाहिर बात है अब अदालतों ने उनको बरी कर दिया है। लेकिन बात यह है कि इस मुल्क में जब जब आप सियासी मुकदमात बनाते रहेंगे और अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में भरते रहेंगे, इस मुल्क के अंदर इंसाफ करने वाले इदारों की क्रेडिबिलिटी खत्म होती जाएगी। उन इदारों की जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन इदारों की जो मुकदमात बनाते हैं, उन इदारों की जो मुकदमात चलाते हैं और उनमें फैसले देते हैं, देखिए ये साफ मुतासिर होती है। मेरे मुल्क के इदारे हैं, उनके ऊपर कोई सवाल निशान आता है, मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि है तो हमारे मुल्क है, हम पाकिस्तानी हैं। इस मुल्क में एक ऐसा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए, जैसे कि मिसाक जमहूरियत में शहीद बीबी ने प्रपोज किया था, जो किसी भी सियासी इन्फ्लुएंस से बालातर हो। इस मुल्क में करप्शन का खात्मा होना चाहिए, ये वक्त की भी जरूरत है। लेकिन जब सियासी मुकदमात बनते हैं ना एक दूसरे की मुखालिफिन पर, तो फिर वो जो मुकदमे बनते हैं उनके अंदर क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है, और फिर यही होता है कि सालों साल चलने के बाद उसमें या तो लोग बरी हो जाते हैं या फिर सजाएं मुअत्तल हो जाती हैं। अब बात यह है कि क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर भी मुकदमे हैं, मैं उसके ऊपर, क्योंकि सब जुडिस है, मैं उसके ऊपर तबसरा नहीं करूंगी। तोशा खाना केस हमने देखा, तो तोशा खाना केस के ना देखे जी, मैं एक पार्लियामेंटेरियन रह चुकी हूँ, मुझे मालूम है, मुझे अपने एहसासे बताने हैं, चाहे वो 10 रुपए के हों, चाहे वो 10 लाख के हों, चाहे वो 10 करोड़ के हैं। मैं कंसील नहीं कर सकती, अगर कंसील करूंगी तो फिर मैं डिस्क्वालीफाई हो सकती हूँ। इसी तरीके से जो उनका फंड फंडिंग केस है, और फंड फंडिंग केस के अंदर देखिए न जाने कितने 100, मुझे तो गिनती भी अब याद नहीं है, कितनी एडजर्नमेंट की है,
अगर आपके हाथ साफ है तो फिर आपको क्या मसला है? आप तो बोलेंगे मुकदमा चलाओ, ये लो एविडेंस। अब उनके ही बानी पार्टनर ने और रहनुमा ने ये मुकदमा बनाया। तोशा खाना केस कैसे चला? एक जर्नलिस्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत इंफॉर्मेशन मांग ली, ठीक है, और वो इस इंफॉर्मेशन को बड़ा रेजिस्ट किया गया कैबिनेट डिवीजन की तरफ से। इवेंचुअली जाहिर बात है अदालत के हुक्म पे बताना पड़ा। देखिए कुछ चीजें हैं कि अगर आप देखें इस मुल्क में बहैसियत एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के गलत काम करेंगे तो फिर कानून तो हरकत में आएगा। तो जिन्होंने तोशा खाना से गाड़ियां ली जिसका रूल्स में इजाजत नहीं थी, वो किसने ली? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ली, आसिफ जरदारी साहब ने ली? नहीं जी, मेरी बात है, जहां तक देखिए मैं आई डो नॉट नो अबाउट, मैं नवाज शरीफ को यहाँ बैठ के रिप्रेजेंट नहीं कर आपकी रही पार्टी के किसी रहनुमा ने ली? मैं पीपल्स, देखिए जी हमारे मुझे नहीं पता किसने ली कि किसने नहीं ली, आई एम नॉट, आई डोंट कीप अ ट्रैक कि किसने ली, लेकिन बात ये है कि अगर किसी ने ली, हम जो लेते हैं वो आईन और कानून के मुताबिक है, जो एक सेटल्ड प्रिंसिपल है, एक प्रोसेस है, उसके तहत लिए। उससे हटके अगर कोई चीज ली होगी तो जाहिर बात है मुकदमा बनेगा, सही, इट इज लायबल टू गो टू कोर्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे मालूम है और मैं समझती हूँ हर चीज कानून के मुताबिक है, जो एक परसेंटेज देनी पड़ती है वो चीज लेने के लिए, उसको परसेंटेज को दिया होगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और सही देंगे जी, देख सही। शर्मिला फारूकी साहबा मेरे साथ रहे, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आए। तो रऊ अनवर साहब का जो एक इंटरव्यू आया और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू, ये जिस तरीके से कोइंसाइड कर रहे हैं और एक तजाद मौजूद है बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की बातों में, इस मौमे को हल करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुज़श्ता रोज़ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये कोइंसाइड करता है। इतवार के रोज़ एक इंटरव्यू आया रऊ अनवर, साबिक SSP, बड़ा मुतनाज़ा और मशहूर मारूफ किरदार हैं पाकिस्तान में। आधा मीडिया के ऊपर आपने उनके इंटरव्यूज़, उनसे मुतल्लिक़ ख़बरें, रिपोर्ट्स देखी होंगी। उन्होंने कहा कि 700 अरब रुपए की पीपल्स पार्टी ने करप्शन की, ये पैसा गैर कानूनी तरीके से कनाडा, बरतानिया, UAE और दीगर ममालिक में मुंतकिल किया गया। सिंध के सिस्टम की, कराची के सिस्टम की वो बात कर रहे हैं। और साथ ही आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनका एक इंटरव्यू आ जाता है और उस इंटरव्यू में वो इंतखाबात की तारीख़ के ऊपर भी बड़े रिलैक्स नज़र आते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मुतवक्के कैंडिडेचर है, जो ख़ुद को पिच कर रहे हैं एज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उसके हवाले से भी कुछ डिफरेंट किस्म की बात कर देते हैं। तो क्या इन दोनों मामलात का आपस में कोई ताल्लुक़ है? और ये जो एहतसाब का देवता है, ये क्यों अब जरदारी ख़ानदान का और पीपल्स पार्टी का रुख कर रहा है? शर्मिला फारूकी साहिबा, ये मौमा ज़रा सुलझाइए। देखिए जी, मैं जिस शख्स का आपने नाम लिया, मैं इसको तो नाम भी लेना गवारा नहीं समझती। आई मतलब एक 400 लोगों के कत्ल का मुकदमा उसके ऊपर है, नोटोरियस पुलिस ऑफिसर, मतलब मैं उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहती। उसकी एक कातिल, 400 लोगों के कातिल की बात के ऊपर मैं किसी किस्म का तबसरा भी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे घिन आती है लिटरली, तो मैं तो उसका नहीं करूंगी। लेकिन हमारे जो सियासी मुखालफिन है ना, वो मैदान में आके हमसे लड़ें, इलेक्शन लड़ें, मेरिट के ऊपर लड़ें। ये मुख्तलिफ लोगों को लॉन्च करना, ये मनगढ़ंत कहानियां लाके, इससे काम नहीं चलने वाला है। ये मुझे पता है कि इन लोगों का ये पुराना शेवा है कि ये इस किस्म की चीज़ें लॉन्च करते हैं इलेक्शन से पहले। अफसोसनाक बात है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैदान में आए, लड़ें, इलेक्शन लड़ें, बात करें अपनी कारकर्दगी की, प्लान बताएं कि आपका फ्यूचर का क्या प्लान है, किस तरीके से आप मुल्क के अंदर बेहतरी लेकर आएंगे, किस तरीके से आप मुल्क। तो रऊ अनवर साहब को आपके खिलाफ लॉन्च किया गया है? जी बिल्कुल। किसने किया है लॉन्च? सुना नहीं आपने नारा? मैं मजीद वजाहत से सुनना चाहता हूँ। अभी आपने ही दोहराया नारा, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहती ना, मैंने आपको कहा मैं नाम ही नहीं लूंगी उसका। मुझे उस शख्स की नाम से
उसकी शक्ल से, उसकी वजूद से नफरत है। तो जरदारी I साहब ने refuse जो to 8 entertain. फरवरी के ऊपर रिलैक्स किया है कि 8 फरवरी से 10 दिन आगे हो जाएं, पहले हो जाएं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही ये डिसाइड करना है, ये जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी इनकी बातों में इतना फ़र्क क्यों है? देखिए, बिल्कुल भी किसी की बात में कोई फर्क नहीं है। आप जरदारी साहब के पूरे इंटरव्यू में एक लाइन को लेके उसके ऊपर आप ये तबसरा कर रहे हैं कि जी वो इस बात से सहमत हैं कि अगर मुल्क में इलेक्शन डिले हो जाए। नहीं, उन्होंने एक सवाल के जवाब में, जो सवाल ये था कि जैसे कि आज आपने देखा कि मुल्क के अंदर 23 फौजी जवान शहीद हुए हैं, 27 दहशतगर्द मारे गए हैं। अगर इस किस्म की सिक्योरिटी सिचुएशन किसी इलाके में, किसी खत्ते में होती तो जाहिर बात है ना, वहाँ पर इलेक्शन नहीं हो सकते। गैर मामूली हालात में गैर मामूली इकदाम उठाने पड़ते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन कहीं होती है तो जाहिर बात है वहाँ इलेक्शन डिले हो सकते हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है, ये एक तज्जिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे राजी हैं, हो जाएं। सही, शर्मिला हम वो फारूकी वाहिद साहब, जमात हैं नकवी साहब जो इस मुल्क में इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे, बड़ी शिद्दत से कर रहे थे, तारीख मांग रहे थे। कोई और जमात नहीं मांग रही थी सिवाय पीपल्स पार्टी के। सही। मेरे साथ रहिए राना एहसान अफजल साहब, आपके ज़ाहिर है कि आप लोगों का इलेक्शन के हवाले से एक बड़ा मुतालबा था कि मियाँ साहब जो हैं उनके केसेस ख़त्म हो जाएं, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए और वो मैदान में होने चाहिए, तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए। आप लोगों के लिए तो अब वो सिचुएशन तकरीबन बन चुकी है। तो ये जो बात है कि एक मखसूस एरिया में इलेक्शन डिले हो जाए, क्या ये मुस्लिम लीग नून का ऑफिशियल मुतालबा भी है? जो हमने सुनी गुफ्तगू अमीर मुकाम साहब की कि 8 फरवरी को बर्फबारी होनी है और इलेक्शन 4 हफ्ते डिले कर दिया जाए। देखिए, ये अमीर मुकाम साहब का जो केपी के चैप्टर के हेड है, उनका ये मौक़िफ़ आया है सामने, लेकिन ये पार्टी का इस वक्त मौक़िफ़ नहीं है। पार्टी समझती है कि अगर क्लाइमेट की वजह से, मौसमियात की वजह से कोई कंसर्न्स हैं या कुछ जमातों के जेन्युइन कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, तो ये कंसर्न्स बिल्कुल वैलिड हैं और इनको ईसीपी और केयर टेकर सेटअप को क्लियर करना चाहिए। उधर उनके जो जितने भी मामलात हैं वहाँ उनके साथ बैठें और इसी टाइम फ्रेम में, जो 8 फरवरी का टाइम फ्रेम है, उसके अंदर बैठ के उनके जो अगर जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको क्लियर करें, उनको तसल्ली दिलवाएं। और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जितना जल्दी एक डिटेल्ड स्केड्यूल आ जाएगा, हतमी स्केड्यूल आ जाएगा, ये कंफ्यूजन खत्म होगी। हमारी जमात तो इस वक्त टिकट के फाइनल स्टेजेस में है। अपनी पार्टी मेंबर्स को टिकट सूबाई और कौमी असेंबली के जिस दिन अलॉट हो गए, हमारी तो उस दिन से भरपूर तरीके से एक अवामी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। तो हम बिल्कुल समझते हैं कि कतई तौर पे इलेक्शन और फर्दर डिले नहीं होना चाहिए। हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और जो कंसर्न्स हैं लोगों के, जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, वो फर्ज है ईसीपी का, केयर टेकर निज़ाम का, कि उनको सुने और उनको हल बताएं। लेकिन जो अभी शर्मिला फारूकी साहबा ने भी बात की और जो आप भी और आपकी पार्टी का जो केपी चैप्टर है, जो वहाँ से बात सामने आ रही है, वो ये है कि इस मखसूस एरिया में, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस जो हैं उनके हवाले से कुछ और सोच लिया जाए, बाकी जगहों पर इलेक्शंस करवा लिए जाएं। जबकि साल 2023 पूरा साल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हैं वो ना करवाने के पीछे आप लोगों की लॉजिक, वन ऑफ द लॉजिक्स ये थी, मंतिक और दलील आप ये देते थे कि जब 2 बड़े सूबों में इंतखाब हो जाएगा, वहाँ पर कोई जमात जो है वो मुंतखब हो जाएगी, तो फिर वो इन्फ्लुएंस करेगी कौमी असम्बली के इंतखाबात को भी और दीगर सूबों के जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो अब बाकी जगहों पर इलेक्शन करवा लें और बलूचिस्तान और केपी में ना हो, तो उस सूरत में तो सूरत हाल तो फिर वही होगी जो आप दलील दे रहे थे कि नहीं होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। पहली बात तो ये कि ऐसी कोई डिमांड नहीं आई। अगर ये जरूर हो सकता है, जो मैंने सुना था अमीर मुकाम साहब की बात, कि अगर कुछ इक्की दुक्की सीट्स होंगी केपीके में जहां बर्फ की वजह से, या चंद सीटें होंगी, कोई आधा दर्जन सीट्स होंगी जहां बर्फानी हालात ऐसे होते हैं कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, उनके ऊपर भी हम समझते हैं कि अगर इंश्योर किया जाए कि सड़कें खुली हों तो इलेक्शन बिल्कुल कराया जा सकता है। ये इंतजामात अगर इसकी तसल्ली दी जाए तो कोई रुकावट नहीं है, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। लेकिन उसके लिए तो सर्टन क्राइटेरिया जो है वो इलेक्शन जो आपके लॉज हैं उसमें मौजूद है कि अगर एक सर्टन नंबर ऑफ वोट्स, परसेंटेज ऑफ वोट से ज़्यादा वोट कास्ट नहीं होते तो इलेक्शन दोबारा होगा, तो वो तो फिर एप्लीकेबल हो जाएगा अगर बर्फबारी की वजह से या किसी वजह से लोग निकल कर वोट नहीं डाल सकते। नहीं,
देखें, बात बड़ी सिंपल है। अगर एक आधा दर्जन सीट्स हैं ऐसी हैं केपी के बलूचिस्तान में मिला के, तो इसका ये मतलब नहीं है कि केपी बलूचिस्तान के इलेक्शन को आप डिले करें। मैंने तो यहाँ तक कहा कि उन सीट्स के ऊपर भी अगर इंतज़ामी वो अरेंजमेंट कर लिया जाए कि सड़कें खुली हों, मामलात हों, तो उनमें भी कराया जा सकता है। ये देखें, ये तो फ़र्ज़ ईसीपी का है ना, ये तो इलेक्शन केयर टेकर निज़ाम का है कि वो इस तरह की कंसर्न्स, जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, उनके साथ, उन लोगों के साथ बैठें और उनके कंसर्न्स को दूर कर दें और टाइमली इलेक्शन करा दें। हम तो डिले के हक में नहीं है। आप लोग डिले के हक में नहीं हैं। आपने टिकट्स की बात की, कुछ 7-8 इजलास आपके पार्लिमानी बोर्ड के हो चुके हैं जिसकी सदारत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं। आप मुख्तलिफ सूबों में प्री इलेक्शन अलायंस में जा चुके हैं। पंजाब के हवाले से आपका डिसीजन काफ लीग के हवाले से हो चुका है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और आपके दरमियान कोई कमेटियां बन गई हैं, वो 20 सीट्स मांग रहे हैं। 19 कौमी असम्बली पंजाब की, एक कराची से सीट मांग रहे हैं कि यहाँ पर हमारे खिलाफ कैंडिडेट ना खड़ा करें। 44 नशिस्तें वो मांग रहे हैं। तो मियाँ साहब जो हैं वो आपके अपने जो दरीना पार्टी वर्कर्स हैं उनको निगलेक्ट करते हुए ये कड़वा घूंट भरने को तैयार हो गए हैं। देखिए, किसी की डिमांड पे तो हम कोई कदगन नहीं लगा सकते कि आपने 50 सीटें क्यों मांगी हैं या 25 क्यों मांगी हैं। अगर उन्होंने मांग ली हैं तो इसके ऊपर हमारी लीडरशिप जो है वो बैठेगी और इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। और मेरे ख्याल से पार्टी को रखना चाहिए ख्याल कि जहां हमारे पुराने साथी लॉयलिस्ट बैठे हुए हैं वहां किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूं कि नहीं होगा और पंजाब में हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो ये तो एक सिलेक्टिव, ये कहाँ किस जगह ये बात तय पाती है, ये क्या इसका फाइनल फॉर्मेशन बनती है, ये तो अभी ये मेरे ख्याल से कबल वक्त है कि तो आप पर यकीन है कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ प्री इलेक्शन अलायंस में नहीं जा रहे, सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी? मुझे ये यकीन है कि कोई ये लार्ज स्केल के ऊपर नहीं होगा। चंद सीटों के ऊपर बिल्कुल हो सकता है और उन सीटों पे होगा जहां पीएमएलएन की प्रेजेंस जो है थोड़ी वीक हो, वहां जरूर होना चाहिए। लेकिन हमारे पास इतलात, राना साहब, हमारे पास इतलात इससे मुख्तलिफ हैं। अब क्वेश्चन उसमें यह आ जाता है कि जब आप उनको सपोर्ट कर देंगे और उन हलकों में वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुंतखब हो जाएंगे, एक बड़ा प्रेशर ग्रुप बन जाएगा। पार्टी मुख्तलिफ होने की वजह से ना वो आपकी पॉलिसी के पाबंद हैं कि वो आपके मुताबिक कायदे ऐवान के लिए वोट दें, वज़ीर आज़म के लिए या वज़ीर आला के लिए वोट दें, ना बजट के लिए वो वोट दें। और आप अपने लिए खुद आपका बाजू मरोड़ने के लिए एक चाबी क्रिएट कर रहे हैं कि वो आपको मियाँ साहब को के आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होगी। ये किस किस्म का थॉट प्रोसेस है मुस्लिम लीग नून में, जबकि वो ये कह रही है कि हम तो मकबूल हैं, लेकिन आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ बात करें सीट एडजस्टमेंट की? देखें, जो आपने मौक़िफ़ अभी प्रेजेंट किया है हमें इसका इदराक है और हम इसको जहन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि अभी कोई फाइनल आउटकम इसका नहीं आया, अभी तो बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर बातचीत हो रही है। पार्टी के अंदर इसको देखा जाएगा कि किस हद तक ये मुमकिन भी है या नहीं। तो ये कहाँ ख़त्म होती है बात, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये तो अभी बातचीत चल रही है। पंजाब में हमारे पास कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। सही। जनाब अजहर सदीक साहब, आपने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई देखी होगी। वहाँ पर पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला जल्दी सुनाने की इस्तदा की है, जबकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा है कि आपने 5 साल इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, जो दुरुस्त नहीं है। अब सवाल मेरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ने 1 साल से पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इलेक्शन नहीं करवाए, और वही इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। व्हाट्स योर टेक? देखिए जी, हर दौर के यजीद की महफिल में बैठकर देते हैं लोग गालियां गुजरे यजीद को। यही चल रहा है, यही रोना पीटना रहना है। मैं 5 जून से कह रहा हूँ कि इस पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। मैं हैरान होता हूँ, थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा, हप थू तोशाखाना में केस ही कोई नहीं है, हर चीज डिक्लेयर है। शर्मिला फारूकी साहब ने ऐसे ही बैठे, अब जो बात है गाड़ियां खरीदी गई हैं। अगर मुझसे पूछ रहा है, मैं तो देखा हूँ सारे वो केस, उस सारे केस में गाड़ियां नहीं पूरी आप परचेज कर सकते थे, नैब में रेफरेंसेस बनते हैं। ये अब ये बैठकर हम अगर ये कहें ना कि वजह ये है कि अगर हम सिविल सुप्रीमेसी की बात करना चाहते हैं तो आना पड़ेगा। और दूसरी जो बात है, जहां तक किसने कह दिया कि मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ ने टिकट देने हैं, यार खुदारा आयशा साहब मत मजाक किया करें। ये टिकट जिन्होंने देने हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि तरीके इस्तेकाम को कितने टिकट देने हैं, अपना मुस्लिम लीग काफ को कितने टिकट देने हैं,
और तो मियां साहब क्यों फिर सदारत कर रहे हैं पार्लिमानी बोर्ड की? रोजाना मीटिंग्स हो रही हैं, वहां पर वो खिताब कर रहे हैं, कभी माजी के हवाले देते हैं, कभी हाल की और कभी मुस्तकबिल की बात करते हैं। ये आप कैसा दावा कर रहे हैं कि मियां साहब टिकट्स ही नहीं दे रहे, टिकट्स कोई और दे रहा? आप भी यहाँ है, आप भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ। तारीख अब समझ आ चुकी है हर एक को। 17 महीनों में कौन हुकूमत कर रहा है? ये निगरान सेटअप जिसकी बातें कर रही है, इनकी क्या मजाल है? फैसला जिन्होंने करना उन्होंने कहा, सुना नहीं है वो निगरान वजीर आलम कराची के ताजरों से कहा कि उन्होंने कहा जी 2 साल के लिए निगरान हुकूमत। अभी आप देखें ना, वो इलेक्शन कमीशन जो 1 साल से इलेक्शन नहीं करवा सका इस मुल्क में, और अभी भी नहीं होना 8 फरवरी को इलेक्शन। नोट कर ले मेरी बात, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। आपको याद होना चाहिए, आजम मजीद तारड़ वफाकी वजीर कानून जून में कहा था कि मार्च में इलेक्शन होंगे। राजा रियाज ने कहा था, अपोजिशन लीडर हमारी पार्टी का था, लेकिन अब आपने देख लिया कि कौन सी पार्टी का निकला वो, और उन्होंने भी कह दिया कि इलेक्शन कब होने हैं। बात बड़ी वाज़ेह है। ये जो चल रहा है ना, ये यानी 85 का जो प्रोजेक्ट्स लेकर चल रहे हैं, ये 85 का प्रोजेक्ट का हाल वही होना है। 85 से हमें वही क्या पता नहीं कौन सा मुल्क है यार दुनिया में जो कह रहा है जी 85 से एक बंदा चला आ रहा है, वही वज़ीर चाहिए। वो पता नहीं क्या कर देगा, दूध की नहरें बिछा देगा, पता नहीं क्या। वो भाई चले हुए कारतूस है, इन्होंने कुछ नहीं करना मुल्क के लिए, इन्होंने इंसाफ का निजाम करना है, इनमें कैपेसिटी नहीं है। इसी तरह अवाम बेवकूफ बनाते रहेगी। अब बात बड़ी सीधी सी है यहाँ पर। यहाँ जो सवाल है ना, कोई डिमांड नहीं कर रहा है इस बात की, साफ शफाफ इलेक्शन की। पीपल्स पार्टी बात कर रही है, लेकिन साफ शफाफ इलेक्शन के लिए क्या कर रही है? इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, प्रोहिबिटेड फंडिंग से लेकर एक भी केस नोटेड डाउन मेरिट में रख लीजिए, खत्म, कोई है ही नहीं। यानी तौहीन इलेक्शन कमीशन, यानी अंदाजा लगाया यार ये क्या मजाक है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन, 1000 पार्टी के इलेक्शन हुए हैं, इतनी सियासी जमातों के हुए हैं, कभी आज तक सुना है आपने? ये जो कुछ खेल चल रहा है, नजर आ रहा है सारा कुछ, यहाँ तक बैठकर मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ। और बात भी वादे वही है, इन सियासी जमातों ने सीखा नहीं और ना ये सीखना चाहती हैं। इस सिर्फ इक़्तिदार का नशा है। आज इक़्तिदार का नशा सर से उतार दें, आए मैदान में आए, साफ शफाफ इलेक्शन के लिए कोशिशें करें। अभी कोई कोशिश नहीं। अभी क्या हो रहा है कि जनाब अपना नवाज शरीफ लगा हुआ जी, अपना इमरान खान को जब तक केसों में सजा नहीं होगी जेल में नहीं जाएगा। और हालत ये है कि जो टिकटों के लिए जो बात हो रही है ना, यहाँ तक राणा साहब दोस्त है, हमारे भाई हैं, टिकटों की बात हो रही है। हालत ये है, मैं आपको 33 साल की अभी बता सकता हूँ कि जिसके अंदर बैठकर उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। अगर कैंडिडेट मिल रहे हैं, गारंटियां मांग रहे हैं कि हमें ये करना है, वो अपना पैसे भी लगाने के लिए तैयार है, लेकिन वोटर ही कोई नहीं। आपने सुना राजा रियाज वो बाहर निकलता है, वो कहता है जनाब मुझे वोटर नहीं मिल रहा। अजहर सदीक साहब मुझे ब्रेक लेनी है, मेरे साथ में शर्मिला फारूकी साहब और राना सानद, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शर्मिला फारूकी साहबा, गुज़श्ता रोज़ जो आसिफ अली जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट आपकी जमात से कोई भी हो सकता है, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो कैंपेन चला रहे हैं उस पर यकीन ना किया जाए कि वो चाहते हैं कि यंग क़यादत सामने आए? देखिए जी, बात ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो मफाहमत के बादशाह हैं, और हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि इलेक्शन के अंदर हम वो नंबर्स लेकर आएँ जहां पर हम आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म देखें और जरदारी साहब को एक बार फिर सदर मुमलिकत देखें। तो हमारा जो पार्टी में जो हमारी राय है, जो हमारे जाले चाहते हैं, जो हम समझते हैं कि आवाम की बेहतर इस तरीके से खिदमत कर सकते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होगा जरदारी साहब का और बिलावल साहब का। और इंशाल्लाह ताला इस कॉम्बिनेशन से, इस माहौल के अंदर अगर ऐसा सिनेरियो बन जाता है तो इंशाल्लाह ये कौम बड़ी तरक्की करेगी। सही। अजहर सदीक साहब, ज़रा मुझे बताइएगा, आपने इंटरव्यू देखा होगा, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि जब तहरीक अदम एतमाद का मामला था तो इमरान खान साहब की तरफ से, PTI की तरफ से उनको ऑफ़र थी 6 वजारतों की। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा कि उनको बाकी मानदा जो दौरे हुकूमत है उसमें मुकम्मल इक़्तिदार की ऑफ़र कर दी गई थी। डज़ दैट मेक एनी सेंस कंसिडरिंग के जब एक शख्स जिसकी खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए
वो उसके खिलाफ अगले 6 महीने तक तहरीक अदम एतमाद आ ही नहीं सकती, तो इमरान खान साहब का तो रास्ता क्लियर हो जाता है। ये जरदारी साहब का जो ये आपको समझ आती है, इसकी कोई सेंस बनाता है ये दावा? ऑपरेशन रजीम चेंज जो शुरू हुआ है ना, कोई सही नहीं था। वो एक प्रोजेक्ट चल रहा था कि इमरान खान साहब को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। किसने कह दिया, किसकी मजाल थी इनमें से? असूली तौर पर तो अगर देखा जाए तहरीक अदम एतमाद जो है वो नजर आ रहा है एजेंडा कहाँ, पैसा कहाँ, किस तरह ये सारा कुछ हुआ है। इमरान खान साहब का चाहिए था इनको उसी तरह निपटते जो इस तरह निपट रहे थे। तो ये जो बात है ना, दूसरा किसने कहा, बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है, कोई 6 महीने की कदम का बिल्कुल कोई आइन और कानून में इस तरह की बात ही नहीं है। लेकिन अब सोचना ये है, मैं आज भी दावा देता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेफ्ट की जमात है, जमहूरी जदोजहद कर रही है और बिलावल वो चलाना चाहता है। अफसर जरदारी साहब ठीक है, मुफाहमत के बादशाह अपनी जगह पर है, मौजूद है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत आगे आए ना, तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी सियासी जमात है जो इस मुल्क में जमहूरियत लेकर आगे चल सकती है। उसके हाथ बटाए। आज निकल आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो सिर्फ एक इंटरव्यू डराने के लिए इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू की हैसियत ही कोई नहीं थी। मैं बताऊं आपको, राव अनवार वो आदमी है जिसने लूट मार करके, तबाही करके इस मुल्क में जड़ें खोखली करने में ऐसे लोग, हम उसको हीरो मानेंगे? कौन मानेंगे? उसकी बात मानने के लिए मैं भी तैयार नहीं हूं। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन सवाल है कि जुर्म क्या हुआ है। अब आपके सामने नैब ने वो सारे जुर्मों की डेफिनेशन तो बता दी है। करप्शन मैं नहीं समझता कोई एजेंडा है इस मुल्क का। मैं अब इसमें क्लियर हो गया हूँ। करप्शन के चक्कर में बैठकर आप अपनी सियासतदानों को बदनाम कर रहे हैं, जो असल लोग हैं जिन्होंने लूट मार की है। आज तक जस्टिस काजी फाजिशा के मनी ट्रेल आ सका आप लोगों के सामने, उनकी मिशन के हवाले से। आपके जो रिटायर्ड जर्नैल है उनका आ सका। आपके जो ब्यूरोक्रेट हैं जिनकी खरबों रुपए की जायदादें हैं, सारी बैठकर पूरी दुनिया में कुछ कर सके आप, तो ये छोड़ दें खुदा रहा इस बात को। अजहर सिद्दीक साहब, जरदारी साहब ने इस इंटरव्यू में एक और दिलचस्प दावा किया है। वो ये कह रहे हैं कि जो बाहर बैठे हुए व्लॉगर्स हैं उनको इमरान खान साहब की साबिका अहलिया जमाइमा खान साहिबा पैसे दे रही हैं और वो उनके पैसों की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। आजकल आप भी हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ कर रहे हैं। ये जो इल्ज़ाम है इसके हवाले से बताएं कि आपको भी कुछ मिला है कि नहीं मिला? यार वैसे ईसा नकवी बड़ा दुख होता है। मैं आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ इस हवाले से कि वो उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है, मुफाहमत के बादशाह है। वो जिस किसी के कहने पे किसी ने अपना लुकमा दिया और उन्हें कह दिया, उन्हें इसकी ताकीक नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जमामा का क्या कंसर्न, जमामा का कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैंने आज तक किसी भी ब्लॉगर को जमामा खान से मिलते नहीं था। इवन मैं देखे ना, मुझे इतना अर्सा हो गया, मैं तो आज तक नहीं मिला, ना मैंने कभी ख्वाहिश जाहिर की, ना मुझे कोई कंसर्न है इस बात का। हम तो अपना एक काम कर रहे हैं जो हमें आइन और कानून इजाजत देता है। हमारा काम है कि बुराई को, जो करप्शन इस वक्त हो रही है, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, मुझे जो लोग बैठे हुए ना बाहर आकर इस मुल्क पे आवाज बंद कर दी गई। आप बता दें, पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया की आवाज, यानी मैं चंद चैनल के अलावा, आपका चैनल है, हम न्यूज है, कोई चैनल के अलावा बाकी चैनल में मेरी पाबंदी है, आज भी पाबंदी है। मैं नहीं आ सकता किसी और चैनल के ऊपर। आप अंदाजा लगाकर बात करता हूँ। और कल मैंने बड़ी जबरदस्त एक आपके प्रोग्राम में बात बड़ी जरूरी है करने की। एक तो मजाक बनाया हुआ हमारे सियासतदानों ने 62(1)F का। 62(1)F की मैं आज आपके सामने डेफिनेशन बता दूं। सादक और अमीन होना किस हद तक, ये कहते हैं बाहर झूठ बोल रहा हूं भाई, बाहर की बात नहीं हो रही। ये कागजात नामजदगी 62(1)F क्या होता है? जो कागजात नामजदगी में चीज डिक्लेयर करे वहां सादक और अमीन है, उसके अलावा बाकी चीजों को कोई तो किसने कहा एक आदमी को सच्चा नहीं होना चाहिए। अब नवाज शरीफ का बड़ी वजाहत के साथ चीजें सारी नहीं डिक्लेयर की उन्होंने, तो इसलिए वो सादक और अमीन नहीं है। आज भी इसलिए तहायात नाहली वाला मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है और हम उसको बैठकर अब क्या कर रहे हैं। एक और बड़ी जबरदस्त बात, लेकिन अब वो तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स आए हैं जस्टिस काजी फाइजीसा के तहायात नाअहली और जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी हैं वो इकट्ठे साथ नहीं चल सकते, तो आपको नहीं लगता कि ये बड़ा जल्द सेटल होने वाला मामला है और खत्म हो जाएगी तहायात नाअहली? अब देखिए, मैं एक बात बताऊं, मुझे दुख और अफसोस इस बात का होता है कि हमने बड़ा एक दो रिमार्क्स से बड़ा दुख है मुझे उनके, वो जो नमाज पढ़ने के बारे में और इस तरह की बातें उन्होंने ये करनी चाहिए थी। वैसे वो कुरानी हयात का बड़ा हवाला देते हैं, बड़ी बातें करते हैं वहां तक बैठे। फिर पहले बात समझे, सोसाइटल वैल्यूज हैं पूरी दुनिया के अंदर। आप बता दें, जो बंदा झूठा है उसको मानते हैं, जो लीडर होना। और कब किया नवाज शरीफ ने तौबा तायब? किसने कहा नवाज शरीफ तौबा तायब कर लिए? किसने? कोई एक जगह बता दें। वो तो अदालतों से बैठकर लड़ाई लड़ते रहते हैं, यानी आज बैठकर तो उनकी मर्जी के बैठ के, यानी वो जो जिस तरह पार्लियामेंट पे चढ़ाई की, जिस तरह अदालतों पे चढ़ाई की नवाज शरीफ, वो तो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। और जहां तक ये बात है ना ताहियात नाअहली, वो नहीं खत्म हो सकती। मैं इसको जरा आसान लफ्जों में क्लियर करना, 62(1)F है अहलियत के आर्टिकल में, क्वालिफिकेशन में, और क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड जो है ना वो आईन ने मुकर्रर करने। सही, वक्त बहुत कम रह गया है। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे जरा क्विकली ये कमेंट कर दें,
मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बल्ले के निशान का, वो भी इलेक्शन कमीशन में है। आपका सेंस क्या बताता है कि पीटीआई को बल्ले का निशान रहेगा, बैलेट पेपर पे मौजूद होगा? देखिए, पीटीआई का बल्ले का निशान बिल्कुल बैलेट पेपर पर रहेगा, इसलिए पेशावर हाई कोर्ट भी चले गए, यहाँ भी लड़ाई लड़नी है। असल जो बात है वो प्लेइंग फील्ड या लेवल प्लेइंग फील्ड है, कैंडिडेट को आने दे, मैदान के अंदर लड़ने दे, वो वाला मामला देखने वाला है। बाकी जो नजर आ रहा है ना, वो नजर आ रहा है कि स्पेस कम कर दी है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी साफ साफ इलेक्शन अगर हो गए, ग्राउंड के ऊपर वोटर को निकलने दिया गया, कैंडिडेट को खड़े होने दिया गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 नंबर पे होगी, और मुस्लिम लीग नून की जमानतें जब्त होंगी, और ये तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान और ये सारे जितने पैट्रियट शैट्रियट है, सही। ये कहीं नजर नहीं आएंगे। चंद इलेक्टेबल है, वो शायद जीत जाए। सही। अजहर सिद्दीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहब, राना एहसान अफजल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। जाते को एक बात और, इस वक्त जो झंग से हमारे दोस्त हैं बड़ा एक्टिवली हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर बस्ती शाह जीवना में एक हेलीपैड जो है वो तैयार हो गया है और अगले 1-2 रोज़ में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहाँ पर लैंड करेंगे और इम्कानात हैं कि फैसल सालेह साहब, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रहा और फिर पैट्रियट और फिर सबको माजी मालूम है, वो ज्वाइन कर लेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ को। इसी तरीके से झंग की सियासत में कुछ और बड़े नाम उनके मूव होने का बड़ा कवी इम्कान मौजूद है। शेख वक्कास अकरम के वालिद शेख अकरम साहब मुमकिन तौर पर वो हल्का NA 109 से कैंडिडेट जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के वो उम्मीदवार हो सकते हैं, बट अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई। ये है वो मंजरनामा जो आज हमारे सामने मौजूद है। मियां साहब को रिलीफ दर रिलीफ मिल रहा है और ये सिलसिला आगे किस तरीके से चलता है, इस पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।